हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी पेड़ पौधों और जंतुओं का कैसे संरक्षण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली क्लास में बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था। क्विकली रिवाइज करते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये सबसे बड़ा कंजर्वेशन का एरिया होता है, संरक्षित क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत प्लांट, एनिमल और साथ में वहाँ के जो लोग होते हैं, जो भी समुदाय होता है, वो चाहे जनजाति वाला हो, चाहे जिसे आदिवासी हो, चाहे फिर कोई मानव समुदाय हो, ठीक है, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, साथ में उनके कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन है और साथ में जो वाइल्ड लाइफ है, दोनों का एक ब्यूटीफुल रिलेशन बनाया जाता है, ठीक है, ब्यूटीफुल रिलेशन क्रिएट किया जाता है, दोनों को शामिल किया जाता है। कहाँ? बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको डिक्लेयर करने का अधिकार किसको है, कौन करता है? तो वो करती है उस देश की गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि इसका एरिया क्या होता है, फिक्स्ड होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। ये बहुत बड़े एरिया में होता है, तो सारे और ह्यूमन को भी इसमें शामिल किया गया है, तो सारे एरिया में मतलब प्रतिबंधित कर देना मुश्किल होता है ना, कि सारे एरिया में अगर हम उसको मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसको हम रोक देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लोग चोरी से जाने का प्रयास करेंगे। तो इसको क्या किया गया, 3 जोन में डिवाइड किया गया था, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। कोर जोन में क्या था, ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरीके से प्रतिबंधित थी, रिस्ट्रिक्टेड थी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं बफर जोन में, तो वहाँ लिमिटेड एक्टिविटी थी, जैसे फिशिंग वगैरह कर सकते हैं आप, यानी मछली पालन कर सकते हैं, जो भी कल्चर है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी छूट दी गई है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करना है कि वहाँ जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। ट्रांजिशन जोन में बफर जोन से ज़्यादा ही छूट दी गई, वहाँ अपना आप बस्तियाँ बसा सकते हैं, है ना, आप क्या कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, है ना, खेती वगैरह कर सकते हैं। तो इतनी सारी छूट दी गई थी ट्रांजिशन जोन में, और जो कोर जोन है वहाँ पर बिल्कुल छूट नहीं थी। उसके बाद हमने बात किया था, जो ये गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन किसकी सहायता से करती है, तो भाई यूनेस्को की सहायता से करती है। एक 1971 में प्रोग्राम आया था MAB, जिसके तहत क्या किया जाता है, इसको शामिल करके यानी नामित करके उसके बाद इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। टोटल प्रेजेंट टाइम पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे पहला भारत का कौन सा था जो बनाया गया था, तो 1986 में नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसे स्थापित किया गया था, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल क्षेत्र को कवर करता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करी थी, यदि आपने ना देखा हो तो ज़रूर देखें, बहुत अच्छे से क्लियर होगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। और वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, इन तीनों में अंतर भी आप समझ सकेंगे, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा होता है कि उसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती हैं। तो ये था बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड, क्विकली हमने रिवाइज किया जितना इंपॉर्टेंट था। वैसे जितना बताया वो तो है ही, और एडिशनल चीज़ें भी हैं जो कि अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। क्या होता है वन्य जीव अभ्यारण्य? सबसे पहले वन्य जीव की बात करते हैं, जिसे हमने सबसे पहले टर्म में बताया था कि वन्य जीव का मतलब क्या होता है। वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कहाँ रहते हो, जंगल में रहते हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे बर्ड हो, चाहे एनिमल हो। एनिमल के अंतर्गत बर्ड भी आ जाएंगी, ठीक है। तो चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कहाँ रहते हो, जंगल में रहते हो, उनको क्या बोलेंगे, वाइल्ड एनिमल बोलेंगे या वाइल्ड लाइफ वन्य जीव बोलेंगे। ये आपको क्लियर हुआ। लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने बोल दिया, तो प्लांट भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। जनरली क्या होता है, वाइल्ड लाइफ का मतलब यहाँ पे निकालते हैं किस चीज़ से, कि सिर्फ इसमें एनिमल और बर्ड इंक्लूड है, बट एनिमल, बर्ड के साथ साथ प्लांट भी इंक्लूड हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ आपको क्लियर हुआ। उसके बाद बात करते हैं अभ्यारण्य के बारे में। अभ्यारण्य जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, अभय और अरण्य, ठीक है। अभय और अरण्य से मिलकर बना है अभ्यारण्य। तो अभय का मतलब होता है जिसको किसी का डर ना हो, ठीक है, अभय हो, ठीक है। और उसके बाद अरण्य का मतलब होता है वन, ठीक है, जंगल जिसे कहते हैं। तो ऐसा जंगल जहाँ पर जो वन्य जीव है, यहाँ पर लगा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य है ये। ऐसा अभ्यारण्य, ऐसा वन, ऐसा जंगल जिसमें जो एनिमल रहे वो बिना किसी डर के रह रहे हों, ठीक है। ऐसा जंगल, ऐसा वन, ये इसका मतलब समझ में आ रहा है, जो मैंने 2 वर्ड्स में तोड़ा है, अभय और अरण्य। अरण्य मतलब वन, ऐसा वन जिसमें जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो वन्य जीव है वो बिना किसी डर के रह रहे हों, तो उसे क्या बोलेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य बोलेंगे। तो सबसे नॉर्मल डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि ये है क्या। यहाँ पर पर्टिकुलर उनकी बात करी जाती है वाइल्ड लाइफ की, यहाँ पर ह्यूमन को नहीं शामिल किया जाता।
जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें क्या किया जाता था, ह्यूमन को शामिल किया जाता था, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन को नहीं शामिल किया जाता। तो वाइल्ड लाइफ जो है जनरली हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली वाइल्ड लाइफ हो, चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो, चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य हो, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, इन तीनों में काम वही किया जाता है। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ है इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है। वो आपको बायोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया। जब इन दोनों के बारे में पढ़ लेंगे यानी वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क के बारे में, तो आप खुद ही अंतर क्रिएट कर लेंगे, मतलब अंतर बना लेंगे। ठीक है, कि हाँ ये अंतर होंगे इसमें, क्योंकि पढ़ेंगे उतना ज़्यादा तो समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, बता दिया क्या होता है वाइल्ड लाइफ। अब हम यहाँ पर जो वर्ड लिखे हैं ना, जो भी लाइनें लिखी है उनको पढ़ते हैं, उसके बाद समझाते हैं। मैंने सबसे पहले यही लिखा है, अभ्यारण्य जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, अभय प्लस अरण्य। अर्थात इसका मतलब क्या है, ऐसा अरण्य, ऐसा जंगल, ऐसा वन जहाँ जानवर बिना किसी भय के रहते हों, वो क्या कहलाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्लांट तथा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसमें क्या होता है, प्लांट तथा जो प्लांट एंड एनिमल की कई ऐसी स्पीसीज हैं जो कि विलुप्त होने की कगार में है। ठीक है, हम इतना दोहन कर रहे हैं, इतना यूज़ कर रहे हैं, तो चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, भैया उनका हैबिटेट उनसे हम छीन रहे हैं, तो वो क्या जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे। उनको हम घर में तो रख नहीं सकते। अब वो क्या करेंगे, उनके जंगलों के हमने काट दिया। ठीक है, जो जहाँ वो रहते हैं हमने क्या किया, उनको काट दिया जंगलों को, तो वो क्या करेंगे, गाँव की तरफ आएंगे। अब लोग सोचेंगे कहीं ये हमें ना मार दे, तो ये क्या करेंगे, उसको मार देंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, पूरी तरीके से कहा जा रहा है, इसका मतलब दोनों, मतलब इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ है वो उनको भी हानि पहुंच रही है ना, वो भी तो खत्म हो रहे हैं। वो उनका जो हैबिटेट है उसको हम छीन रहे हैं, वो गांव की तरफ भाग रहे हैं, और गांव की तरफ आ रहे हैं या सिटी की तरफ आ रहे हैं तो लोग उनको मार दे रहे हैं, तो हानि तो हो रही ना, दोनों को ख़त्म कर रहे हैं ना। तो देखिए वही चीज़ लिखा है, प्लांट एंड एनिमल की कई स्पीसीज ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसे जीवों को वन्य जीव अभ्यारण्य में रख कर उनकी रक्षा करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, कोशिश की जाती है, ये चीज़ आपको क्लियर हुआ कि जो विलुप्त होने की कगार में है ऐसे जीवों को, ऐसे वन्य जीवों को क्या किया जाता है, वन्य जीव अभ्यारण्य में रखकर उनकी रक्षा की जाती है। इसके अंतर्गत पशु विहार और पक्षी विहार सम्मिलित हैं। ठीक है, पशु विहार भी आएंगे, पक्षी विहार भी आएंगे। और देखिए पशु पक्षी तो आ रहे हैं, तो ये रहेंगे कहाँ, जंगल में ही तो रहेंगे। उनका जो हैबिटेट है वो क्या है, जंगल वन है, तो वो भी तो प्रोटेक्टेड होगा। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही। आगे लिखा है अभ्यारण्य बनाने का मेन एम क्या होता है, मकसद क्या होता है अभ्यारण्य का, तो इसका मेन मकसद होता है जीव जंतु पक्षी वन संपदा को संरक्षित करना। यहाँ जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा है कि पशु विहार यानी पशु से रिलेटेड जो अभ्यारण्य है। ठीक है, फिर उसके बाद पक्षी विहार, पक्षी भी इसमें शामिल है, और साथ में इनका हैबिटेट यानी जो जंगल है, जो वन है, इसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। आगे क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ ह्यूमन एक्टिविटी की छूट दी जाती है, ज़्यादा छूट नहीं दी जाती, कुछ छूट दी जाती है इसमें। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी की कुछ ही छूट दी जाती है, ज़्यादा इसमें छूट नहीं दी जाती है। जितना बायोस्फीयर रिजर्व में छूट दी जाती है ना, उतना यहाँ पर नहीं छूट दी जाती, बहुत ही कम छूट दी जाती है, नाम मात्र कह सकते हैं आप। आगे बात करते हैं अभ्यारण्य। ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य होता है, या तो कोई गवर्नमेंट हो, ठीक है, या तो गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई जो प्राइवेट संस्था है, ठीक है, उसके हाथों में हो सकता है, यानी दोनों चला सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि जो रूल रेगुलेशन होंगे वो किसके चलेंगे, गवर्नमेंट के चलेंगे। बेशक प्राइवेट जो कंपनी है वो चला रही है, लेकिन जो नियम कानून है वो किसके चलेंगे, सरकार के चलेंगे, यानी सरकार का हाथ उसमें होता ही है। और बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में याद रखना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी चला सकते हैं, यानी उसके हाथ में भी हो सकता है और गवर्नमेंट के भी हाथ में हो सकता है, दोनों को दिया गया है। ठीक है, ये अधिकार, बट जो रूल रेगुलेशन है वो किसके चलेंगे, गवर्नमेंट के चलेंगे। इतना क्लियर हुआ, ये डिफरेंस भी आपको समझ में आया होगा बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आगे बात करते हैं जो अभ्यारण्य होता है, यानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना, इसकी जो बाउंड्री होती है वो फिक्स नहीं होती है। हम लोगों ने बायोस्फीयर में क्या पढ़ा, उसकी बाउंड्री फिक्स्ड होती है, बट इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आगे बात करते हैं भारत में कम से कम प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं, तो 500 प्लस
वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। कितने हैं? 500 प्लस वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। अब कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर आप लोगों को पता ही होंगे, बट यहाँ पर कुछ नए भी हैं और कुछ एनसीईआरटी में हमें मिले थे तो उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला भरतपुर पक्षी विहार, ये कहाँ है? तो आपको पता होगा ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में है। आगे बात करते हैं सुंदरवन वन्य जीव अभ्यारण्य। सुंदरवन वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये मैं लिख रही हूँ पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे बात करते हैं वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य। वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। इसको याद रखना, थोड़ा नया हो सकता है क्योंकि ये हमारे लिए भी नया ही था, इसलिए हमने सोचा इसको यहाँ पे लिख देते हैं ताकि सबको पता चले। वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो है तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ओके। आगे है संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये है महाराष्ट्र, इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य, दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में, ठीक है। ये था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड सारी चीज़ें, जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने इंक्लूड करी और जो एक्स्ट्रा थी वो भी मैंने यहाँ पे रखे हैं। पूरी चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी क्योंकि हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर, नेशनल पार्क तीनों को क्या करना है? आपको बताना है कि क्या अंतर है। इसलिए थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न होता था कि जब सब में काम वही हो रहा है तो अलग क्यों किया गया है। अब समझ में आया कि इनमें भी डिफरेंस है, काम बेशक वही किया जा रहा है, एनिमल और जो प्लांट है उनको ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, बट इनमें भी डिफरेंस है। वो डिफरेंस अब हमें समझ में आया। आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्विकली रिवाइज करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, उसके बाद बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। किससे? वाइल्ड लाइफ तो समझ में आ रहा है कि वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कहाँ रहते हो? जंगलों में रहते हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बर्ड हो, ठीक है, सारे इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, 2 वर्ड से मिलकर बना है। अभ्यारण्य जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, अभय और अरण्य। अभय मतलब जो बिना किसी डर के, अरण्य मतलब जंगल या वन, ठीक है। ऐसा जंगल या वन जहाँ पर जो वन्य जीव हैं वो कैसे हो? बिना किसी डर के रहते हो, वो क्या कहलाएगा? वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाएगा। आगे इसमें क्या किया जाता है? जो प्लांट एंड एनिमल हैं, कुछ ऐसे प्लांट एंड एनिमल हैं जो कि विलुप्त होने की कगार में है, तो उनको क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके। इसके अंतर्गत पक्षी विहार और पशु विहार भी सम्मिलित है और साथ में उनका हैबिटेट भी सम्मिलित है, यानी जो वन संपदा है वो भी सम्मिलित है। तो मेन एम आपको क्लियर हो गया। आगे क्या होता है? यहाँ पर कुछ बहुत ही कम ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है उनकी छूट दी जाती है, ज़्यादा नहीं होती है। ये दिमाग रखना, बहुत ही छोटे पैमाने पर होती है। आगे बात करें जाए, ये अभ्यारण्य जो होता है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये गवर्नमेंट भी चला सकती है, कोई भी प्राइवेट संस्था है वो भी चला सकती है, ठीक है। बट रूल रेगुलेशन किसके होते हैं? गवर्नमेंट के होते हैं। आगे बात करते हैं, जो ये वन्य जीव अभ्यारण्य होता है इसकी बाउंड्री क्या होती है? फिक्स्ड होती है। सॉरी, इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती है। बायोस्फीयर रिजर्व की बाउंड्री क्या होती है? फिक्स्ड होती है, बट इसकी नहीं होती है, इतना याद रखना है। आगे ये वन्य जीव अभ्यारण्य कुछ इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, प्रेजेंट टाइम पे 500 प्लस हैं, ठीक है, यानी 500 से भी ज़्यादा हैं। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? वो है राजस्थान में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये पड़ता है कहाँ पर? उत्तराखंड में, ठीक है। संजय गांधी महाराष्ट्र में पड़ता है। दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो आई थिंक आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्लियर हुई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, फिर डिफरेंस भी आपको लिखा देंगे ताकि हमेशा के लिए कन्फ्यूजन ये दूर हो जाए, ठीक है। जैसे हमारे माइंड में था वो आपके दिमाग में ना रहे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में, यानी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए, इसमें लिखा है वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र। वन्य जंतु, वही वाइल्ड लाइफ, हमने बताया था इन तीनों में क्या किया जाता है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। लेकिन बेसिक डिफरेंस है तीनों में, वो आपको क्लियर हो रहा होगा। क्या है इसमें, जो वाइल्ड लाइफ हैं उनके आरक्षित क्षेत्र, जहाँ पर वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यह सॉरी यहाँ पर क्या होता है, नेशनल पार्क में प्लांट, जो वाइल्ड लाइफ में प्लांट, एनिमल और जितने सारे जो भी उनका हैबिटेट है उसको तो प्रोटेक्ट किया जाता है। साथ में जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ मैंने लिखा है जो ऐतिहासिक रूप से जो भी वस्तुएं हैं ना, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को भी क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो नेशनल पार्क में क्या क्या चीज़ें, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोगों ने पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ को वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी पेड़ पौधे, एनिमल और जो बर्ड्स वगैरह हैं उनको क्या किया जाता है, वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन जो नेशनल पार्क है इसमें किस किस को किया जाता है, वाइल्ड लाइफ यानी प्लांट, एनिमल, वन को तो किया ही जाता है। ठीक है, प्लांट, एनिमल, बर्ड्स को तो किया ही जाता है। साथ में और क्या किया जाता है, तो जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी कंजर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है नेशनल पार्क में। आगे बात करते हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो किसके द्वारा, कौन चलाता है, कौन घोषित करता है, ठीक है, किसके अंडर में होते हैं, तो वो होते हैं उस राष्ट्रीय सरकार के। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट होती है, केंद्रीय सरकार है ना, उसके द्वारा निर्धारित क्षेत्र होता है, यानी वो किसके अंडर में होते हैं, तो वो होते हैं सरकार के अंडर में। यहाँ पर कोई भी प्राइवेट संस्था नहीं चला सकती है, नहीं करती है, उसका हाथ नहीं होता है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है कि गवर्नमेंट के हाथ में भी हो सकता है और प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हाथ में भी हो सकता है, लेकिन रूल रेगुलेशन किसके चलते हैं, गवर्नमेंट के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट का हाथ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र होता है और साथ में इसकी भी बाउंड्री फिक्स्ड होती है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, इन दोनों की बाउंड्री क्या होती है, फिक्स्ड होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी प्रतिबंधित होता है। यहाँ पर जो मानव एक्टिविटी है ना वो बिल्कुल नहीं होंगी। जैसे पिछले उनमें हम लोगों ने पढ़ा बायोस्फीयर रिजर्व में कि जो बफर जोन है वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी लिमिटेड थी, ट्रांजिशन जोन में उससे ज़्यादा दी गई थी। और अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूँ तो वहाँ भी कुछ बहुत ही कम छूट दी गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल ही छूट नहीं होती है, यानी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके कोर जोन की तरह है। ठीक है, कोर जोन में क्या होता है, बिल्कुल छूट नहीं होती। वैसे नेशनल पार्क में क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल छूट नहीं होती। तो ये चीज़ आपको समझ में आया, यानी ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती है। या हम दूसरे मतलब शब्दों में इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर जो पढ़ा है वो क्या है, वह क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार ये मैंने बता दिया, केंद्र सरकार, ठीक है, वह क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा वन्य जीवन के विकास के लिए या फिर वन्य जीवन के संरक्षण के लिए घोषित किया गया क्षेत्र राष्ट्रीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, सॉरी, राष्ट्रीय क्षेत्र नहीं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। यहाँ पे मैंने नहीं लिख क्षेत्र लिख दिया था, यानी वह क्षेत्र जो भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया हो, घोषित किया गया हो, किसके लिए, वन्य जीवन के विकास के लिए या जो वाइल्ड लाइफ है उनके कंजर्वेशन के लिए घोषित किया गया हो, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, नेशनल पार्क कहलाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसको मैंने बता दिया, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरीके से क्या होती है, प्रतिबंधित होती है। ठीक है, और क्या चीज़ है, जैसे पिछले जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, सब में क्या है कि मतलब कि कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जो वहाँ के प्लांट है, एनिमल है, यानी जो वाइल्ड लाइफ हो उसको नुकसान पहुँचे। सेम वैसे यहाँ पर भी है कि शिकार आप नहीं कर सकते, ठीक है, पशु चराई नहीं कर सकते। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करी जाए तो वहाँ पर था, चराई वाला था, आप कर सकते थे, किस में कर सकते थे, बफर जोन में कर सकते थे। बट यहाँ क्या है, बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड है, आप कर ही नहीं सकते, वनों की कटाई नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब नेशनल पार्क क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है, बिल्कुल ह्यूमन एक्टिविटी के लिए छूट तो दी ही नहीं गई। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। आगे मैंने नोट पॉइंट में लिखा है जो कि हमें एनसीईआरटी में ही लिखा मिला था, मेरे लिए भी नया है क्योंकि मुझे नहीं पता था।
अब ये पता चल गया क्या है, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है। भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है, वो है सतपुड़ा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर एक खास चीज़ है, वो क्या है, सर्वोत्तम किस्म की टीक, जिसे सागौन कहते हैं। ठीक है, सागौन का जो वृक्ष होता है, ठीक है, तो सर्वोत्तम किस्म की टीक मिलती है यहाँ पर, यानी सागौन मिलती है इस वन में। कौन सा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा नोट पॉइंट मैंने लिखा है, नेशनल पार्क में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, यानी क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्ट करी जाती है, कंजर्व करी जाती है। फ्लोरा, जो प्लांट से संबंधित है, फौना, जो कि एनिमल से संबंधित है, और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, जिनको पहले ही मैंने बता दिया। तो ये था नेशनल पार्क से रिलेटेड, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस के बारे में, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, और उसकी बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। डिफरेंस लिखा देते हैं ना, तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा सारी चीज़ें। वैसे समझ में सब आ गया होगा, बताया मैंने, तीनों में काम वही किया जाता है, लेकिन डिफरेंसेस यहाँ पे बाउंड्री से हो जाते हैं। कुछ की बाउंड्री फिक्स होती है, कुछ की नहीं होती है। कुछ में ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड होती है, कुछ में छूट दी जाती है। कुछ गवर्नमेंट चला सकती है ना, कुछ में क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी चला सकते हैं, लेकिन रूल रेगुलेशन किसके चलते हैं, गवर्नमेंट की ही चलते हैं। तो इस तरीके का डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। अभी आपको नोट करा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड, डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। वैसे समझ में आ गई होंगी खुद ही, लेकिन मैं यहाँ पे करा दे रही हूँ। ठीक है, जो भी बेसिक डिफरेंस है। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य होता है। और नेशनल पार्क का मतलब होता है राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आगे बात कर लेते हैं क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहला डिफरेंसेस है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसमें क्या है, जो किस चीज़ का प्रोटेक्शन होता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट है, एनिमल है, और साथ में जो ट्राइबल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो जनजातियाँ हैं, ट्राइबल मतलब यहाँ पे जो भी जनजातियाँ हैं, ठीक है, उनको भी क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये था बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। और साथ में याद रखना, ये सबसे लार्ज एरिया होता है, ठीक है, इन दोनों के कंपेरिजन में। आगे बात करते हैं, यहाँ पे किस चीज़ का प्रोटेक्शन होता है, तो वो होता है ओनली वाइल्ड लाइफ का। वाइल्ड लाइफ मतलब यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड है, प्लांट इंक्लूड है, ठीक है, और एनिमल में बर्ड्स भी आ जाएंगे। ठीक है, जितने जंगली जानवर है, साथ में जो बर्ड्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगी। यहाँ पर कोई भी पालतू, ना चिड़िया हो सकती है, ना कोई भी बर्ड्स हो सकती है, ना ही कोई पालतू जानवर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आगे क्या है, नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा, फोना और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट। फ्लोरा मीन्स दैट प्लांट हो गया, ठीक है। फोना किससे रिलेट करता है, वो है एनिमल से रिलेटेड। और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है। आगे बात करते हैं किसके अंडर में या कौन चलाता है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है, यानी गवर्नमेंट इसको चलाती है। यहाँ पर बात करें तो गवर्नमेंट के भी हाथ में हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट संस्था भी हो सकती है जिसके जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चला सकती है। लेकिन रूल रेगुलेशन किसके चलेंगे, गवर्नमेंट के चलेंगे। तो ये चीज़ याद रखना आप। आगे बात करते हैं नेशनल पार्क में क्या होता है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं बाउंड्री के बारे में, ठीक है। बायोस्फीयर की बाउंड्री जो होती है, यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बाउंड्री जो होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। लेकिन ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती। मैंने लिखा बाउंड्री नॉट फिक्स्ड, ओके। इसकी बाउंड्री क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती, और इसकी बाउंड्री क्या होती है, फिक्स्ड होती है नेशनल पार्क की। आगे बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में जो ह्यूमन एक्टिविटी है उनकी छूट के बारे में। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी ऑलरेडी, लेकिन यहाँ मैं डिफरेंस के तौर पे लिख दिया तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ह्यूमन एक्टिविटी की अगर बात करी जाए तो बफर जोन और ट्रांजिशन जोन में क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटी दी जाती है। बफर जोन मैंने बताया लिमिटेड एक्टिविटी होती है, ट्रांजिशन जोन में घर वगैरह भी बना सकते हैं, मतलब इसके कंपेरिजन में यहाँ पर ज़्यादा छूट दी जाती है। बट कोर जोन में कोई भी छूट नहीं होती है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। आगे बात करते हैं वाइल्ड लाइफ में। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ ह्यूमन एक्टिविटी की छूट दी गई है, लेकिन बहुत ही कम दी गई है।
किसके कंपैरिजन में, बायोस्फीयर रिजर्व के कंपैरिजन में बहुत ही कम दी गई है। नेशनल पार्क में क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो आई थिंक आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर प्लांट एनिमल साथ में जो लोग रहते हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, यहाँ पर ओनली वाइल्ड लाइफ को, यहाँ पर फ्लोरा फोना यानी जो वाइल्ड लाइफ है साथ में हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। ये गवर्नमेंट के अंडर में होता है, यहाँ गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों चला सकते हैं, यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट चलाती है। इसकी बाउंड्री फिक्स होती है, इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती, और इसकी बाउंड्री क्या होती है, फिक्स्ड होती है। यहाँ ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा छूट दी गई है, यहाँ बिल्कुल कम दी गई है, उसके कंपैरिजन में यहाँ बिल्कुल ही नहीं दी गई है। तो ये था डिफरेंस बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क से रिलेटेड। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद यही करती हूँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे थोड़े पॉइंट्स हैं जो कि बहुत छोटे छोटे, उनके बारे में बात करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं। जो भी बहुत थोड़े पॉइंट हैं जिनको सिर्फ जानना ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। जैसे पूछा जाता है कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसे कहा जाता है, एंडेमिक स्पीसीज किसे कहा जाता है। तो देखिए, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसकी वह स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में विशेष रूप से पाई जाती है, ठीक है, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर वो विशेष रूप से पाई जाती है तो उस स्पीसीज को क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज बोलेंगे या विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज बोलेंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो दिमाग में याद रखना कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज यानी जो एंडेमिक स्पीसीज है, इसका मतलब क्या हो, पर्टिकुलर किसी एरिया में स्पेशली रूप से अगर वही पाई जा रही है स्पीसीज तो उसको क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। बस और कुछ नहीं है। उसके आगे क्या है कि ये किसी अन्य क्षेत्र में नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें जो विशेष क्षेत्र स्पीसीज है वो है कौन सा, जंगली आम, और दूसरा है साल का वृक्ष, ठीक है। तो साल और जंगली आम ये दो क्या है, विशेष क्षेत्र स्पीसीज हैं। तो आप ये एग्जांपल के तौर पे याद रखना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो मैं भी ऑप्शन में दे के पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है। ये पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। ये पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं उसका मतलब क्या हुआ, संकटापन्न वन्य जंतु का मतलब क्या हुआ। तो वे जंतु जो एक निर्धारित स्तर से कम होते जा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, संकटापन्न वन्य जंतु बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़, जो ये निर्धारित जो भी समय सीमा है, जो निर्धारित क्या बोलेंगे, हाँ, जो एक लेवल है उससे जो कम होते जा रहे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं उनका रिकॉर्ड रखा जाता होगा। तो वो रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, रेड डाटा बुक में रखा जाता है। प्लांट, एनिमल और जितने सारे अन्य स्पीसीज हैं उनके लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होती है, ठीक है। सो ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो रिकॉर्ड रखा जाता है अलग अलग में रखा जाता है, ये नहीं कि इसमें सबका रखा जाता है। प्लांट के लिए अलग होता है, एनिमल के लिए अलग होता है, और जो अन्य स्पीसीज है उनके लिए अलग होता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते किसे हैं, संकटापन्न जंतु कहते किसे हैं। तो वो जो एक निश्चित लेवल से क्या है, स्तर से कम होते जा रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, संकटापन्न वन्य जंतु बोलेंगे। इनका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, रेड डाटा बुक में रखा जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। माइग्रेशन से पूछा जा चुका है, माइग्रेशन होता क्या है मेनली, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी प्रवास किसे कहते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण, यानी क्या होता है जलवायु परिवर्तन के कारण, इसमें अगर ऐसा क्या हो जाता है, तो ऐसा क्या हो जाता है, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे ना जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रवासी पक्षी होते हैं ना, प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं, ठीक है। और क्यों आते हैं, प्रजनन के लिए आते हैं। तो ये क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। एक दूसरे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए आना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है या माइग्रेशन कहलाता है। तो ये समझ में आया होगा आपको माइग्रेशन क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज क्या है
प्लांट एनिमल की पर्टिकुलर, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, पर्टिकुलर किसी एरिया में अगर विशेष रूप से वो स्पीसीज प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज बोलेंगे। एग्जाम्पल मैंने बताया पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसमें आम, जंगली आम और साल, ये दो क्या है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। ये कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे बात करें जाए संकटापन्न जंतु किसे कहते हैं, तो वो जो एक निश्चित लेवल से कम होते जा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, संकटापन्न जंतु बोलेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है रेड डाटा बुक में किन जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो संकटापन्न जंतुओं का रखा जाता है। उसमें एक और है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा कंफ्यूज होता है, जब हमने दिया था तो मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था, बट सही हो गया था, क्योंकि इसी तरीके का एक और दे देते, पता नहीं वो अच्छे से याद नहीं है, विलुप्त करके कुछ था, वो अच्छे से याद नहीं है ना, जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ बताएंगे आपको। तो ये दिमाग में रखना, संकटापन्न जंतु, इनका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, तो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। माइग्रेशन क्या होता है, मैंने बताया, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय सीमा पर क्या करते हैं, समय सीमा पर उड़कर आते हैं और समय पर उड़कर आते हैं, ठीक है। वह यहाँ क्यों आते हैं, तो प्रजनन के लिए आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उसके कारण जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है, यानी जीवन यापन है तो अनुकूलित नहीं होता। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी माइग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ से प्लांट एंड एनिमल का कंजर्वेशन जो टॉपिक है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आगे फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे सॉइल के बारे में, यानी मिट्टी के बारे में, जहाँ पर अरेंज करने का ऑर्डर पूछा जाता है कि सॉइल के जो लेयर हैं उनको अरेंज करिए आप, ठीक है। जो मिट्टी है उसमें जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी किनमें कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए आता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सारी चीज़ें बात करेंगे जितनी इंपॉर्टेंट है, और जितनी एडिशनल चीज़ें वो भी बताएंगे कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाए। एनसीईआरटी तो पूरा कर ही रहे हैं, यदि आप कंटिन्यू लगे हैं तो बेहतर स्कोर करेंगे। और आपको मैं बता दूँ कि बायोलॉजी समाप्त होने वाली है 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। बायोलॉजी से मतलब सबसे बड़ा पोर्शन यही था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री करेंगे जो कि बहुत थोड़ा है, फिर उसके बाद फिजिक्स करेंगे, ओके। तो ये कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। यहाँ से प्लांट एंड एनिमल का कंजर्वेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।